Right. तो Bismillahirrahmanirrahim. This is our third lecture as per the lecture notes and fourth session. क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर पे दो सेशन लगाए थे. सो लास्ट लेक्चर में हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं. हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि इमेज की क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम क्या है. तो इमेज हमने उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया था. हम वी उसको हमने स्लाइड मैथमेटिकल मॉडलिंग भी की थी. एंड वी डिस्क्राइब दैट प्रॉब्लम ऑफ इमेज क्लासिफिकेशन. प्रॉब्लम वाज, हमने बड़ा सिंपली उसको पोज किया था. एंड इट इज अ सिंपलर प्रॉब्लम कि वी हैव एन इमेज एंड दैट इमेज इज सम, यानी हम इसको अगर एक स्क्वायर बॉक्स में बना लें तो दिस इज अ, उसका मैथमेटिकल मॉडल आई है. एंड आई कैन बी I can be a real, it is basically a real matrix of M and C. तो M और N जो है वो उसका साइज डिफाइन करते हैं और C जो है वो चैनल है. एंड बिकॉज इट्स एन RGB चैनल, सो दिस I is basically a 3D tensor. ठीक है. सो आई होप इसमें तो कोई इशू नहीं है. एंड द प्रॉब्लम इज दैट दिस I हैज टू बी गिवन अ लेबल एल. और ये लेबल जो है हमें, दिस इज वन ऑफ दी, यानी ये उस कैटेगरी को डिफाइन करता है जो वो इमेज है. इसके बाद हमने ये बात की थी कि जो इमेज क्लासिफायर्स के लिए हम जो मेथोडोलॉजी डिसाइड करते हैं उसके बाद वी कैन हैव सम क्लासिफायर्स. जो दूसरे लफ्जों में हम क्लासिफायर्स को कभी कभी मॉडल्स भी कह देते हैं, लाइक क्लासिफिकेशन मॉडल्स. और क्लासिफायर्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और उसमें से हमने एक बेसिक किस्म पढ़ी थी जिसको हमने कहा था, जिसका नाम है नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन. सो नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन के बाद हमने एक खास किस्म का क्लासिफायर पढ़ा था, नियरेस्ट नेबर की एक किस्म, विच वाज KNN. राइट. और फिर हमने KNN की कोड में इम्प्लीमेंटेशन भी की थी. और वो कोड जो है वो अब आपके पास. ठीक है. इसके अलावा हमने C FAR का डेटा सेट देखा था, C FAR 10. और इससे पता चला था कि ये 10 क्लासेस का एक छोटा डेटा सेट है जिसके अंदर जो टोटल इमेजेस हैं वो 60,000. राइट. साथ ही हमने ये बात भी की थी कि डेटा सेट को डिजाइन करना या उसको डिजाइन कैसे करना है और उसके लिए क्या आइडियल तरीके हैं. तो हमें पता चला था कि उसमें एक ट्रेनिंग डेटा सेट होता है, उसका एक पार्ट, उसका एक टेस्ट होता है और एक उसका वैलिडेशन. इनको इन टर्म्स ऑफ कोडिंग हम इसको कभी कभी स्प्लिट्स भी कहते हैं. ठीक है. तो ये जबान बहुत यूज होती है टेक्नोलॉजी के डेटा सेट के स्प्लिट्स. राइट. सो दिस इज द, दिस वाज व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर. और आज हम क्लासीफायर्स की को मजीद देखेंगे और अब हम एक और क्लासीफायर्स की टाइप पढ़ेंगे जो लीनियर क्लासीफायर्स. और ये मैंने इस तरह इसको विजुअल रिकग्निशन का है, विच इज बेसिकली recognizing an image and many other things as well. It can be videos as well. और भी उसमें चीजें, सीन्स की क्लासिफिकेशन, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं. बट चूंकि हमारा प्राइमरी फोकस तो अभी फिलहाल इमेजेस के ऊपर है, तो सिंगल इमेजेस का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट, इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वीडियोस, बट अगर कोई लोग वीडियो में इंटरेस्टेड है तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल फ्रेम और फ्रेम्स. राइट. इंडिविजुअल फ्रेम्स. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द लीनियर क्लासिफिकेशन. और लीनियर क्लासिफिकेशन जो है वो ये पिक्चर हमने सिर्फ इसलिए आई यूज कि ये लीनियर क्लासिफिकेशन इज बेसिकली फॉर आवर पर्पसेस दिस इज अ न्यूरल नेटवर्क. और न्यूरल नेटवर्क की डिफरेंट जो हैं इसके अंदर लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व. राइट. सो मुख्तलिफ लेयर्स हैं. लेयर्स के साइज आप देख रहे हैं जस्ट लाइक अ लीगो ब्लॉक. सो इट्स लेयर्स हैं, ब्लॉक्स हैं, उनके अंदर मॉड्यूल्स हैं. तो आम तौर पे जो हम जिस चीज को हम ज्यादा जो जार्गन इस्तेमाल होती है वो न्यूरल नेटवर्क के, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क अब बहुत बड़े हो चुके हैं, कन्वोल्यूशनल हो चुके हैं, तो वी यूज द जार्गन ऑफ
लेयर्स, राइट। सो लीनियर क्लासिफायर्स में हमारे पास अभी जस्ट कैरेक्टराइज आज के लेक्चर में, और फिर हम लीनियर क्लासिफिकेशन होती हुई देखेंगे कि लीनियर क्लासिफिकेशन क्या होती है, और लीनियर क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, इट्स दिस हाउ दिस अप्रोच इज डिजाइन, और फिर इसके कंपोनेंट क्या हैं। तो इसके दो बेसिक कंपोनेंट्स, और दोनों बेसिक कंपोनेंट्स इसके, हम उनको उनको कंपोनेंट्स तो कह रहे हैं, बट दे आर बेसिकली मैथमेटिकल कंपोनेंट, राइट। तो वो दो मॉड्यूल्स नहीं है, बल्कि दो कंपोनेंट्स हैं, दो दो काम है जो करेंगे तो लीनियर क्लासिफायर एक डिजाइन होगा। और उनमें से पहला कंपोनेंट है एक मैथमेटिकल फंक्शन है। आप सारे जानते हैं कि मैथमेटिकल फंक्शन क्या होते हैं। तो वो स्कोर या स्कोरिंग स्कोरिंग फंक्शन, राइट। हम देखते हैं आगे कि वो स्कोरिंग फंक्शन क्या करता है। और दूसरा जो बड़ा कंपोनेंट है वो लॉस फंक्शन। तो पहले तो आप ये बात याद रखिए कि लीनियर क्लासिफायर जब भी होगा, जब भी जिस भी जगह पे इन टर्म्स ऑफ इमेज प्रोसेस, तो लीनियर क्लासिफायर्स इन इमेज प्रोसेसिंग वो हमेशा दो कंपोनेंट से मिलके बनेंगे। देयर विल बी अ स्कोरिंग कंपोनेंट एंड देयर विल बी अ लॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्कोरिंग कंपोनेंट और लॉस कंपोनेंट का क्या होते हैं। मगर इससे पहले अगर हम क्विकली एक स्लाइड में ये देख लें कि ये प्रॉब्लम जो रिकग्निशन की प्रॉब्लम है, ये ब्रॉडली क्या है। यानी जो प्रॉब्लम हमने बात की कि जी रिकग्निशन क्या होती है, विजुअल रिकग्निशन, जो मेरे आज के लेक्चर का टाइटल है। तो देखिए, रिकग्निशन कई किस्म की हो सकती है। आप इस केस में हमने इमेज के अंदर पहली बात तो ये कि मल्टीपल लोग हैं, यानी एक ये खातून है, बच्चा है, खिलौने हैं, बैकग्राउंड है, ये कोई फर्नीचर आइटम्स हैं पीछे। इस पिक्चर में भी बच्चा है या कोई बच्ची है जो जंप कर रही है, पीछे पानी है, घास है, ये कोई एंटेना टाइप चीज है, और ये ट्रैम्पोलिन। सो दीज आर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, यानी इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सीन्स है। ठीक है? जाहिर है इनके अंदर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स को एक एक प्रॉब्लम तो ये है कि आप इन ऑब्जेक्ट्स को लेबल करने से, लेबल ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो ये एक प्रॉब्लम है। और जब आप इसको लेबल करेंगे तो जाहिर है आप या तो इस बच्चे के गिर्द एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ये बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अगर आपने पूरी बॉडी डिटेक्ट करनी है तो आप ये करेंगे, अगर आपने खिलौने को डिटेक्ट करना है तो आप ऐसे करेंगे। सेम सेम इज विद दिस इमेज। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि डिस्क्राइब द इमेज। ठीक है, तो इमेज की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर अभी हमने इस वक्त ये डिस्क्रिप्शन सेट हुई हुई है। टू यंग गर्ल्स आर प्लेइंग विद लीगो टॉय, बॉय इज डूइंग बैक फ्लिप ऑन वेक बोर्ड, मैन इन ब्लैक शर्ट इज प्लेइंग गिटार, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो अपनी ऑरेंज वेस्ट पहन के। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इमेज, बट द डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो कैप्चरिंग दैट कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक अच्छी डिस्क्रिप्शन जो है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कैप्चर करेगी। और इस किस्म की डिस्क्रिप्शन में भी हमारे पास ऐसी चीज ही होगी। यानी अब ये सिर्फ एक इमेज नहीं रहा, यानी एक क्लासिफायर नहीं रहा, बल्कि क्लासिफायर के साथ एक और न्यूरल नेटवर्क भी आ। सो वी आर बेसिकली क्लासिफाइंग प्लस डूइंग सम अदर स्टफ, एंड दैट स्टफ इज विद लैंग्वेज। तो अभी जो हम आज के लेक्चर में बात कर रहे हैं, देखिए, दिस पेपर इज डीप विजुअल सिमेंटिक अलाइनमेंट्स फॉर जनरेटिंग इमेज डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज एन इमेज डिस्क्रिप्शन पेपर। और ये इस तरह से इसलिए डाला है ताकि आपको रियलाइज हो कि इमेज की क्लासिफिकेशन या उसकी विजुअल रिकग्निशन के बहुत ब्रॉडर मीनिंग, हम एक बड़े रिड्यूस्ड मीनिंग में बात कर रहे हैं। यानी हम सिर्फ अभी फिलहाल इमेज को क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम देख रहे हैं, लेकिन जब वो बड़े लेवल पे जाएगा तो क्लासिफिकेशन विल बिकम वन कंपोनेंट ऑफ अ लार्जर सिस्टम। और इस अभी जो हम इस छोटे कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, यानी जिसको हम क्लासिफायर कह रहे हैं, एंड विच काइंड ऑफ क्लासिफायर, बेसिकली अ लीनियर क्लासिफायर। विल लेटर सी नॉन लीनियर क्लासिफायर्स। मगर अगर हम लीनियर क्लासिफायर की बात करें तो लीनियर के लफ्ज में क्या चीज छुपी हुई है? दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू अ लीनियर फंक्शन। यानी ये एक लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती? लिनियरिटी, यू नो वेर यू नो
कि लीनियरिटी की प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, हमें सिग्नल्स के सिग्नल सिस्टम्स में भी पढ़ा हुआ है, और ये चीज हमने मैथ्स में भी पढ़ी हुई है कि सिंपल एक लीनियर फंक्शन क्या होता है। इट्स इसकी सबसे आसान फॉर्म जो है वो लाइन का फंक्शन, विच इज वाई एम एक्स प्लस सी। तो आप देख रहे हैं कि ये एक लीनियर रिलेशनशिप है बिकॉज ऑफ दैट समेशन। यानी जो मैं लाइन बना रहा हूं उसमें ये सी जो है ये मुझे कुछ ऑफसेट कर रहा है, राइट। सो इस दिस काइंड ऑफ ऑफसेटिंग विद दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एम एक्स। तो आप देखिए एम एक्स स्क्वेयर नहीं है, एम साइन एक्स नहीं है, यानी अगर यही चीज एम एक्स स्क्वेयर हो, सो इट इज एडिंग नॉन लीनियरिटी। या ये चीज एम को साइन ऑफ एक्स हो, अगेन नॉन लीनियरिटी, राइट। सो जो सिंपलेस्ट फंक्शन है वो लाइन का फंक्शन है, और ऑल ऑफ यू नो के लाइन का फंक्शन क्या है। सो इफ वी से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इज अ लाइन, तो ये एफ ऑफ एक्स जो है ये एक लीनियर फंक्शन। तो जो हमारा लीनियर क्लासिफायर है वो भी लीनियर फंक्शन से मिलके बना है, और वो उसके अंदर इसकी इसकी लीनियरिटी की प्रॉपर्टीज उसके अंदर होल्ड करती है। एंड दिस फंक्शन इज बेसिकली एक कोई कोई इसको आर डी मिलता है। आर डी, व्हाट इज आर डी? आर स्टैंड्स फॉर द रियल नंबर की स्पेस है, and d is the dimension of that space, and then there is another real number space and its dimension is k, राइट। सो कोई भी फंक्शन जो है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट को आउटपुट में, आप जानते हैं। और हमारा जो स्कोरिंग फंक्शन है वो बेसिकली इस इस पर्सपेक्टिव को लेता है, और आर डी जो है वो चेंज होता है। सो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास हमारा जो इमेज है वो हमने देखा था कि सी फार के डेटा सेट में हमारे जो इमेजेस हैं उनका साइज था 32 बाय 32 बाय 3, राइट। तो 32 बाय 32 बाय 3 इज इक्वल टू 3072 पिक्सल्स, राइट। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और ये जो 3072 नंबर्स हैं ये बेसिकली रियल नंबर्स हैं। सो ऑल ऑफ दीज मेक अ रियल स्पेस ऑफ रियल नंबर्स, एंड दिस रियल स्पेस इज, उसकी डायमेंशन क्या है? उसकी डायमेंशनैलिटी जो है वो 3070। सो दिस डायमेंशनैलिटी इज नाउ इज टू बी ट्रांसफॉर्म, यानी ये वो इमेज है जो हमने इनपुट के ऊपर दी है। और स्कोरिंग फंक्शन ने क्या करना है? स्कोरिंग फंक्शन ने हमें एक और लेबल लेबल देना है, जिस जो कि मतलब जो कि एक और रियल स्पेस है, और वो रियल स्पेस लेबल्स की स्पेस है। एंड हाउ मेनी लेबल्स वी हैव इन सी फार? सी फार के अंदर कितने लेबल्स हैं? जी, अब आवाज आ रही है आपको? बता सकते हैं कोई? तैयब, आप बता सकते हैं सी फार में लेबल्स कितने हैं? जी तैयब या फैसल, वुड यू लाइक टू टेल? सर 2 लेवल से। नहीं, दो लेबल्स तो नहीं है ना, सी फार 10 है, देखें। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप साथ साथ लेक्चर्स को रिवाइज करें, अदरवाइज आप लोग मिस आउट कर जाएंगे। देखिए 10 कैटेगरीज है ना, सो ऑब्वियसली वी हैव 10 लेबल्स। बिल्ली है एक लेबल है, कुत्ता एक लेबल है, घोड़ा एक लेबल है, सो दीज आर ऑल लेबल्स। एरोप्लेन एक लेबल है। आई समझ, बात समझी? जी जी सर, आ गई, यस सर। तो देखिए ये आपने ना साथ साथ रिवाइज करना है, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इट्स गोइंग टू टेक ऑफ। अभी आज आप देखेंगे कि इट विल टेक ऑफ। तो जब वंस द कोर्स विल टेक ऑफ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू चेज इट, राइट। सो लेबल्स हमारे पास आपको, इसीलिए मैंने सीफा कोड्स दिए हैं कि आप सीफार में लेबल्स मैंने यूज किए हुए हैं और आपको कोड करके दिए हैं। सो जस्ट सी के उनमें लेबल्स का क्या मतलब है, और अगर कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क। तो लेबल्स आर 10, विच मीन्स के इज इक्वल टू 10। अब आर डी की जो 10। स्पेस है, नंबर्स की स्पेस, उसको एक और लेबल्स की स्पेस में चेंज होना है, एंड दिस के इज इक्वल टू 10। तो ये 10 नंबर की स्पेस है, यानी हमने 3072 पिक्सल्स को एक लेबल देना है। एंड दैट लेबल मीन्स के हम उसको नंबर्स में इस तरह ट्रांसलेट कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे कैट इज 0, डॉग इज 1, हॉर्स इज 2, राइट। सो इस तरह हमारे पास 0 से 9 तक
labels, and that makes k is equal to 10, राइट। तो हमारा जो मकसद है इस पूरे सिस्टम का, देखें इस यानी पूरा लीनियर क्लासीफायर ये कर क्या कर रहा है, एक स्कोरिंग फंक्शन है, स्कोरिंग फंक्शन यहाँ पे कोई रिजल्ट देता है, लॉस फंक्शन कुछ कुछ लॉस कैलकुलेट करता है, उस स्कोरिंग फंक्शन को वापस वो लॉस देता है, और फिर हमें इस बॉक्स की आउटपुट पे, यानी ये लाइन मैंने इधर लगाई हुई है बट ये इसके बाद चलती है जब ये चीज इधर पहुंच जाती है यहाँ से नीचे से। सो दिस द रिजल्ट गिवन इज के आंसर इज कैट, विच मीन्स अगर हम इनपुट पे 3072 नंबर्स दे रहे हैं तो आउटपुट पे हमें 0 मिलना चाहिए। अब बात समझ आ गई वैसे? यहाँ बात क्लियर है फैसल आपको? जी तीन सर। हजार बहत्तर नंबर इनपुट पे दिए हैं और आउटपुट पे 0 आना चाहिए। सो फर्ज करें अगर आउटपुट पे 0 नहीं आ रहा, उसकी जगह पे आउटपुट पे आ रहा है 1, दैट मीन्स के दिस इज अ कैट। इनपुट तो हमें पता है बट द आउटपुट लेबल इज बेसिकली रॉन्ग, तो हमें जाहिर है कि इट्स अ कैट बट द लेबल इज डॉग। अगर बहरहाल लीनियर क्लासीफायर चल रहा है यानी वो रुका हुआ नहीं है, इट इज वर्किंग। सो हमारे पास हमने पिछली दफा ये देखा था कि जो के एन एन क्लासीफायर है वो भी एक काइंड ऑफ अ फंक्शन है, बट वो फंक्शन डेटा को मेमोराइज करती है, राइट। तो जब हम इट विल एंड इन मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, तो मैं फिर दोबारा से उस वक्त उसको लॉग इन कर लूँ, राइट। तो हमारे पास डोंट जो ओके मैंने सर। ऊपर लिखा हुआ है डोंट मेमोराइज दी डेटा, बिकॉज इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास क्लासिफायर्स के केस में जो नियरेस्ट नेबर था वो तो पूरा का पूरा डेटा को मेमोराइज कर रहा था, यानी उसके अंदर तो हमने सारा डेटा रख दिया था, तो वो तो एक बड़ी मेमोरी के बेस पे चल रहा था, उसके बैकएंड पे तो एक मेमोरी थी, और हम उस मेमोरी में कंपैरिजन करते थे टेम्पलेट लेयर के ऊपर, और हम बता देते थे कि जी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकाल के, और हमने आपको याद होगा कि हमने एक डिस्टेंस कोई डिस्टेंस फार्मूला लेते थे, उसके ये दो हाइपर पैरामीटर थे, एक डिस्टेंस था और एक के था, कि कितने नेबर्स लें और हम कौन सा डिस्टेंस का थ्योरम या डिस्टेंस का कौन सा रूल यूज करें। इस केस में हम एक पैरामीट्रिक अप्रोच यूज कर रहे हैं, यानी उसमें जाहिर है हमारे पास यही प्रॉब्लम था ना कि मेमोराइज करने से, ट्रेनिंग डेटा मेमोराइज करने से हमें, हम देख रहे थे कि वो इतना अच्छा नहीं चल रहा था, और अगर आपने कोड को रन किया हो तो उसका बेस्ट केस भी जो था वो तकरीबन 57%, याद है आपको कि हमने लास्ट टाइम वो देखा। तो लीनियर क्लासिफायर के केस में अब हम यस सर, इतना ही था। ये आर डी हम देते हैं और हमें वापसी इधर क्या चाहिए, आर के चाहिए। पहले सबसे इट इज बेसिकली अ मैपिंग प्रॉब्लम, राइट। मैपिंग किस लिए? मैपिंग इसलिए कि ये आर डी ने आर के पे किसी ना किसी तरह मैप होना है, एंड इट्स अ सिंपल मैपिंग प्रॉब्लम। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप, अगर आपको एक नंबर एक्स दिया जाता है और आप उसको, और साथ आपको एक पैरामीटर एम दिया जाता है, सो लेट्स से योर एम इज 2 एंड नाउ यू आर गिवन अ नंबर एक्स, लेट्स से एक्स 0 है, तो आपके आपने वाई निकालना है। सो ये एक्स से वाई की मैपिंग है, कोई भी फंक्शन, और यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, लेट्स से एम एक्स। तो हम क्या करते हैं, हम एम लेते हैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, एंड वी हैव अ मैपिंग 0। यहाँ पे हमारा 1 है, सो द आंसर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। दिस इज 2, सो वी हैव 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। सो हमारा ये मैपिंग का एक फंक्शन है, यानी ये फंक्शन क्या है, ये एक डोमेन ऑफ नंबर्स को दूसरी डोमेन पे मैप कर रहा है, और ये डोमेन और रेंजेस जाहिर है आपने बहुत बचपन में पढ़ी नहीं है, सो इट्स नॉट समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इंटरेस्टिंगली इमेज के अंदर जो है, इसलिए इनिशियल मैथमेटिक्स इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो ये एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे एक स्लाइटली कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, विच इज नॉट जस्ट, जिसमें एक्स ऑफ आई आ रहा है, and x of I is your first image. So x1 is basically this one first image, पूरे का पूरा image, which means that this image is RD, where D is equal to 3072. तो 3072 नंबर तो इधर आ रहे हैं। Then we are having a W. So W is a matrix. अभी हम इसको देखते हैं कि वो क्या है। अब इस मैट्रिक्स ने इस नंबर्स के साथ क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, राइट। एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड B, एंड B इज द बायस। तो वो भी हम देखते हैं कि क्या होती है। अब सवाल ये है कि ये जो फंक्शन है हमारा एफ,
जिसको हमने लिखा है f(x)(w)(b). इसके अंदर तीन इसके इसके वेरिएबल्स हैं। तो इन वेरिएबल्स के साथ ये फंक्शन क्या, ये जो सवाल सारा सवाल है कि what should be this function which gives us this transformation is basically the problem of designing linear classes। ठीक है जी, बात समझ आ गई फैसल आपको? जी सर आ गई है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये फंक्शन मिल जाता है हमें, वी देन से कि आवर डिजाइनिंग प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। एंड समटाइम्स वी कॉल दिस फंक्शन मॉडल। जिसको आप मॉडल कहते हैं ना, वो भी बेसिकली ये फंक्शन ही है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये था कि जी दिस इज अ मैपिंग प्रॉब्लम, यानी हमने इस फंक्शन की चॉइस क्या हो। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर वन। देन वी हैव अ क्वेश्चन नंबर टू, एंड दिस क्वेश्चन इज द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। वो क्या हो कि जब हमें ये फंक्शन मिल जाता है, जस्ट थिंक अबाउट द सेम थिंग जो हमने पीछे लिखी थी, यानी एम एक्स। तो एक सवाल तो ये है ना कि व्हाट इज द फंक्शन, तो फंक्शन इज एम एक्स। मगर दूसरा सवाल ये है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द, व्हाट इज द बेस्ट सेट ऑफ पैरामीटर्स। तो एफ इज इक्वल टू एम एक्स के। आप ऐसे आप अपना मार्कर ऑफ कर, मैंने कर। तो एफ इज इक्वल टू एम एक्स के केस में आपके पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एम। ये भी तो एक सवाल है। ये अगर आपको ये फंक्शन मिल गया, सो दिस आंसर इज डन, बट दिस क्वेश्चन रिमेन्स। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहां भी यही सब मसला है कि अब सवाल ये है कि एक्स क्या हो, डब्ल्यू क्या हो और बी क्या। सो एक्स तो हमें पता है कि वो तो ये इमेज है। सो दिस इज नॉट अ पैरामीटर, दिस इज, एक्स इज बेसिकली द डेटा। तो डेटा तो नोन है, ये तो कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसपे हमने काम करना। मगर डब्ल्यू और बी जो है, इसके दो पैरामीटर्स हैं जो हमें पता चलाना है कि ये क्या है। क्योंकि जब तक ये डब्ल्यू और बी नहीं होंगे, वी कैन नॉट मेक एक्स डब्ल्यू। जाहिर है हमारे पास एम होगा तो एम एक्स निकलेगा, उसके बगैर तो नहीं निकलेगा। सो द क्वेश्चन इज के जी उसके कितने जो डब्ल्यू और बी हैं वो दोनों चूंकि वेक्टर्स हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक वेक्टर है, तो इन वेक्टर्स का साइज क्या हो, इस व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द वेक्टर एंड व्हाट इज द बायस टर्म, राइट। क्योंकि हमें ये भी तो नहीं, ये भी पता चलना चाहिए ना कि ये जो बी है ये क्या है। बोथ केसेस में हमने ये बात कर ली कि 3072 नंबर्स रिप्रेजेंट द डेटा। डब्ल्यू इसको बाहर से मिलेगा, विच इज वन सेट ऑफ पैरामीटर प्लस, मैंने नहीं लिखा, वेट्स प्लस बायस। ये दोनों चीजें इधर मिलेंगी। तो डब्ल्यू जब हम इधर देंगे तो एक्स आई से मल्टीप्लाई होगा और बी होगा। सो द क्वेश्चन इज के इन वेक्टर्स का साइज अब क्या हो। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमने किसी भी मैट्रिक्स को, वी वांट टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विद अ सेट ऑफ नंबर्स, सो इफ इट इज अ मैट्रिक्स लाइक दिस, अ फैट मैट्रिक्स, राइट, तो इसके साथ जो वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, इट हैज टू बी अ कॉलम वेक्टर। अगर रो वेक्टर से करेंगे तो फिर तो इसकी डायमेंशन मजीद बढ़ जाएगी। और जब ये रिजल्ट आएगा तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये रो भी इस कॉलम से होगी, एंड वी हैव एन आउटपुट मैट्रिक्स, आउटपुट वेक्टर। और वो वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो बी के अंदर जमा हो जाए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन और ये एडिशन, ये करने के लिए साइजेस जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। सो पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि बायस की टर्म का, हम मतलब बायस की टर्म क्या हो, राइट। तो इन दोनों सवालों को अगर हम देखें तो हमें, ओके, सो लेट मी स्टार्ट द मीटिंग अगेन, ताकि हम 2 मिनट 10 पे हैं, वी आर एबल टू फिनिश दिस। तो मैं आपको फैसल, मैं आपको दोबारा से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ बंद करके। द सेम मीटिंग विल होल्ड, राइट। इसी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा दोबारा। ओके सर। ओके सर। तो हमारे पास जो, जब हम इन इसको अप्लाई करते हैं तो वी टेक अ सिंपल एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमने आर डी को 3000
72 के बजाय हमने d इज इक्वल टू 4 ले, राइट। तो हमने अपने आप को, ताकि वी कैन वर्क इट आउट ऑन अ स्लाइड, हमने डी डी बहुत बड़ा है, 3072 है, बट जस्ट एज्यूम के वो 32 by 32 नहीं है, 32 by 32 by 3, यानी असूलन तो हमारे पास इस तरह के 32 by 32 की तीन मैट्रिसेस है ना, लेकिन एक पूरा टेंसर है। लेकिन हम चूंकि इधर टेंसर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते, तो हमने उसको, और इतनी बड़ी मैट्रिक्स को जाहिर है वी कांट वर्क आउट विद हैंड, तो हमने 4 का ले लिया। इनपुट इमेजेस, एज्यूमिंग के इनपुट इमेज हमारा 4 पिक्सल का है, और अगर हम इस पिक्सल को कॉलम्स में स्ट्रेच करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 4 into 4 rows और 1 कॉलम, राइट। तो एक तो आपके पास इस सवाल का जवाब हो गया कि एक्स की क्या वेक्टर का क्या साइज बना। एक्स वेक्टर का साइज बन गया डी मल्टीप्लाई बाय 1, राइट, क्योंकि डी अब 4 है। तो dy1 इज आवर एक्स, ठीक है, and xi, which means right now we are working with I is equal to 1. Like this is the first image in our whole data set, in the data. तो डेटा में कितने इमेजेस हैं? लेट्स से ट्रेनिंग डेटा सेट में 50,000 है, तो इसका मतलब है आई जो है वो 1 से लेके 50,000 तक चलेगा। सो वी स्ट्रेच ऑल द पिक्सल्स इनटू 1 कॉलम, यानी हम सारे पिक्सल लेते हैं और 3072 का एक लंबा सा कॉलम बन जाए। Now it's 4, and now we have to have a W which can be multiplied with it. और हमें लीनियर अलजेब्रा की बेस पे पता है कि D into 1 के कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स है, उसमें कम से कम जो उसके कॉलम्स हैं, दे हैव टू बी D, ठीक है ना। यानी अगर उसके कॉलम D नहीं होंगे तो फिर तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा ना। दिस कॉलम्स हैज टू बी इक्वल टू द रोज ऑफ द, यानी जो मल्टीप्लाई हो रही है चीज बाद में जो आ रही है उसके साथ, वो मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर जो है उन दोनों के बीच में एक कन्फॉर्मेंस होनी चाहिए, अदरवाइज दिस वी विल नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई दैट मैट्रिक्स। अच्छा, जो ये वाला है दिस, के इसकी रोज कितनी हो, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि इसकी 3 रोज है, वो डिसाइड करेगा कि ये जो बी मैट्रिक्स है इसकी क्या साइज बनती है। क्योंकि अगर 3 रोज से अगर जितनी रोज होंगी उतना यहाँ पे फिर आपको प्लस करना पड़ेगा, और ये डिसाइड होके जो आंसर निकलेगा वो जाहिर है इस तरह निकलेगा कि जितने हमारे पास लेबल्स हैं, क्योंकि वी वांट कि हर स्कोर, हर हर कैटेगरी का, हर लेबल के हमें एक एक स्कोर मिले, राइट। सो ये प्रॉब्लम इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे हमारे पास लेबल्स आएंगे, एंड हाउ मेनी लेबल्स हमारे पास लेबल्स हैं के, क्योंकि आउटपुट पे हमें पता है ना कि वी वांट आर के, ठीक है ना, समझ आ रही है ना आपको फैसल। जी सर, आ रही है। जी सर। तो देखिए अब हमारे पास, चूंकि हमें पता है कि हमें आउटपुट पे 10 चाहिए, एंड आर के इज इक्वल टू 10, और इस 10 की वजह से ये चीज ये डिसाइड कर देती है कि यहाँ पे हमारी रोज जो है वो, फॉर आर डेटा सेट दे शुड बी 10, बट राइट नाउ जैसे हमने यहाँ पे छोटा किया हुआ है, यहाँ पे इस वक्त हमारा के जो है वो इज इक्वल टू 3, यानी हम एक रिड्यूस डेटा सेट के साथ काम करें जिसपे 3 क्लासेस हैं, कैट, डॉग और शिप। तो हमारा 0, 1 और 2, सिर्फ 3 लेबल्स। तो के जब डी से मल्टीप्लाई होता है तो, सॉरी, के रोज और डी कॉलम्स का साइज के डायमेंशन पे हमें ये डब्ल्यू का साइज मिलता है। जो बी मैट्रिक्स, बी हमें वेक्टर मिलता है, उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी डायमेंशन है डी विद 1 कॉलम, सॉरी, बी को गलत कह दिया, बी इज बेसिकली के इंटू 1, और एक्स हमें पता है कि एक्स इज डी 1। तो ये हमें एक्स का साइज मिल गया, ये हमें डब्ल्यू का साइज मिल गया, और ये बायस का साइज मिल गया। और इसके बाद हम जो रिजल्ट निकलेगा वो हमारा के रोज और 1 कॉलम। सो अब आगे तो बहुत सिंपल है, हमने इसको इनको मल्टीप्लाई किया, इसमें ये सम किया, और हमारे पास 3 स्कोर आ गए, यानी एट द एंड हमारा जो R4 था, RD, वो ट्रांसफॉर्म हो गया R3, विच इज
इक्वलेंटली आप इसको 3072, अगर आप अभी जब हम एंड में कोड देखेंगे तो 3072 जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं 10। राइट। ठीक है फैसल, चलो आगे। यू गॉट गॉट दिस? यूसुफ भी आ गए। आगे चलें, इधर तक कोई सवाल तो नहीं है फैसल आप? सर वो स्क्रीन की लास्ट वाली जो कॉलम है वो इक्वल से आगे वो डिस्प्ले में नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा कौन सा कॉलम नजर नहीं स्क्रीन आ पे। रहा? इक्वल से जो आगे है लास्ट वाला सर। ये वाला 96.8 और 437 नहीं आ रहा? जी जी। जी नहीं सर, ये डिस्प्ले में नहीं नजर आ आप फोन पे तो नहीं है? रहा। यस सर, फोन पे। नहीं, पे फोन पे तो नहीं आएगा, स्क्रीन पे आएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में फिर देख लीजिएगा। कॉलम जो है वो आप देखिए फोन पे, फिर या तो फोन को हॉरिजॉन्टल करें फिर शायद नजर आ जाए। इट हैज टू बी, देयर इज अ कॉलम लाइक दिस, कि वो उसके अंदर हमें कैट का स्कोर यानी के, उसकी के रोज हैं और उसका वन कॉलम। ये यूसुफ आपको नजर आ रहा है? यस सर, नजर आ रहा है। Let ठीक me- हो गया। तो आप यूसुफ, आपको पीछे रिवाइज करना पड़ेगा, मगर अगर आप क्विकली देख लें तो अपने हमने ये चीज अभी तक ऐसे की है कि हम वी आर डिजाइनिंग अ लीनियर क्लासिफायर, जिसमें हमने एक फंक्शन एज्यूम किया है wx+b, एंड नाउ वी आर कंप्यूटिंग दी स्कोर्स। तो दिस इज अ स्कोरिंग फंक्शन जो हमें ये बताता है कि हमें हमारी हर क्लास को एक स्कोर असाइन कर देता है। राइट। नाउ दिस, कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट, अगेन आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, के लीनियर क्लासिफिकेशन जो है उसकी अगर हम इंटरप्रिटेशन करें, यानी हम अगर देखेंगे ये कर क्या रही है असल में, यानी ये जितना भी हमने काम किया है इसकी वजह से हमें स्कोरिंग स्कोर्स तो मिल गए। यानी हमें नजर आ रहा है कि -90.6 जो है वो काफी लो स्कोर है कैट का। डॉग, तो इस पर्सपेक्टिव, इस एग्जांपल के हिसाब से तो ये पिक्चर इस इसमें डॉग का स्कोर सबसे ज्यादा है। राइट। तो हम लीनियर क्लास, हम ये देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है हमारा वो बेसिकली ये एक डॉट प्रोडक्ट था wx+b, और ये उसके बीच में एडिटिव एक एडिटिव कंपोनेंट है इसका। तो हम इसको इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि चूंकि हमारे पास उतनी ही रोज थी जितनी रोज की कैटेगरीज थी, आपने देखा, यानी के रोज थी हमारी डब्ल्यू मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि हर रो, यानी दिस रो रिप्रेजेंट इज काइंड ऑफ मेकिंग अ टेम्पलेट फॉर होल इमेज, यानी ये तो पूरा इमेज है और ये एक कैटेगरी। सो इसका मतलब है एवरी रो इज बेसिकली वन टेम्पलेट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास सी फार के केस में ये W1, यानी ये W's जो है ये जितने बेहतर होंगे उतना वी विल बी क्लोज टू आवर एक्चुअल क्लास। यानी अगर हमारा W हम बेहतर डिजाइन कर लेंगे तो वो जितनी भी कैट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आवर लेबल शुड बी कैट। यानी ये W को डिजाइन करना हमारा बेसिकली एम है, क्योंकि यदि तो हमने वैसे W उठाया था, बट ये W और ये P दो पैरामीटर्स हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले दफा हमने देखा था कि K और डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो जितना के और जितना डिस्टेंस का फॉर्मूला बेहतर हुआ होता उतना ही हमारा रिजल्ट बेहतर था। हमने, आपको याद है कि हमने के को ढूंढने के लिए पहले तो बेसिक वैसे के रखे, फिर हमने एक पूरा वैलिडेशन का की स्ट्रेटजी अप्लाई की, क्रॉस वैल, जिसके बाद हमने क्रॉस वैलिडेट करके एक के निकाला, 7 या 5। और इसी तरह हमने मुख्तलिफ डिस्टेंसेस ट्राई किए और हमने कहा कि जी हम ये जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है या मैनहट्टन डिस्टेंस है, दिस वर्क्स सेम सेम इज हियर। यहाँ भी हमें W और B हमारे जितने अच्छे होंगे दोनों पैरामीटर, उतना अच्छा हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और इंटरप्रिटेशन ये भी है कि ये इमेजेस पॉइंट्स हैं हायर डायमेंशन। तो अगर आप लोअर डायमेंशन में देखें यानी 2D के अंदर, तो और अगर आपने लेट्स से आपके पास ये डेटा पड़ा हुआ है, तो इन इस डेटा के बीच में ये लाइन जो है, दिस लाइन इज बेसिकली अ क्लासिफायर। अब अगर ये लाइन इन 5 स्क्वायर्स को इन 5 क्रॉसेस से अलग कर देती है, तो दैट मीन्स कि दिस क्लासिफायर इज फंक्शनिंग, एंड मेकिंग दिस क्लासिफायर मीन्स वी आर बेसिकली डिजाइनिंग mx+c। तो हम एक m ले रहे हैं और एक
सी ले रहे हैं बिकॉज लाइन की इक्वेशन तो यही है ना. सो दिस y इज बेसिकली mx प्लस सी. सेम इज द केस विद दिस लीनियर फंक्शन. यहाँ पे हमारे पास क्या है, w है, बिकॉज वी आर इन हायर डायमेंशंस, and rather than c we have b. So see, if there is a very good parallel, that is why it is called linear classification. जो चूंकि लोअर डायमेंशंस में लाइंस जो है वो क्लासिफाई करती हैं यानी 2D के अंदर, और 3D और हायर डायमेंशंस के अंदर जाहिर है हमें, सॉरी दिस इज नॉट इवन 2D, दिस इज 1D. तो हमारे पास 2D और 3D में जो इमेजेस आएंगे टेंसर्स, उस वो हमें इस तरह से अलाइन होंगे. यानी there has to be a car classifier, there has to be a deer classifier, airplane classifier, dog classifier. तो जितने भी क्लासीफायर हैं उन्हें एक हाई डायमेंशनल स्पेस पे इमेजेस को एक दूसरे से अलग कर, राइट. इसके अलावा हमारे पास दो एडिशनल ट्रिक भी हैं. वो क्या है कि हम बी को ऐसे डिजाइन करें कि इस बी का अफेक्ट भी हम इसके अंदर ही ले जाएं. सो अगर हम बी को बेसिकली बी को इसके अंदर ही ऐड कर दें पहले से ही, एंड देन भी मल्टीप्लाई, तो हम ये भी कर सकते हैं, यानी ये भी एक पॉसिबिलिटी है. और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम ये जो इमेज इधर उठा के ला रहे हैं इसके साथ पहले कोई काम करें, यानी इसमें से कुछ नॉइज क्लियर करें, कुछ इसकी सफाई करें, कोई कोई इसके ऊपर कोई फिल्टरिंग करें. सो अगर हम पहला काम करें तो हम बायोस्ट्रिक लगा रहे हैं, दूसरा काम करें तो हम डेटा को प्री प्रोसेस करें. सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन इन हायर डायमेंशन. फिर जाहिर है कि लीनियर क्लासिफिकेशन कुछ केसेस में फेल भी हो जाएगी. और वो केसेस क्या होंगे? अब देखिए, कैन यू फाइंड आउट अ लाइन विच क्लासिफाइज ब्लैक पिंक बॉक्सेस विद ब्लू बॉक्सेस? हम ऐसी लाइन पे पहुंच सकते हैं फैसल या यूसुफ, बताएं आप. No. नहीं पहुंच सकते ना. देखिए, आप कहीं भी लाइन लगाने की कोशिश करेंगे, आप यूं लाइन लगाएंगे तो भी नहीं क्लासीफाई होगा, इस साइड पे पिंक भी रह जाएगा, ब्लू भी, ऐसे लगाएंगे, बट देयर इज नो वे टू लीनियरली क्लासीफाई. अगर आपने इसी तरह इसको क्लासीफाई करना है तो दे यू कांट फाइंड अ लाइन. सो देयर इज नो लाइन which classifies this data. लीनियर क्लासिफिकेशन देखिए इधर फेल हो रही है. यानी अगर हमने इसको क्लासिफाई करना है तो हमें कोई डोनट शेप चीज ही चाहिए ना, जो इसके बाहर वाली चीजों को क्लासिफाई करे और इसके भी अंदर वाले को भी क्लासिफाई. तो हमें तो कोई इस तरह क्लासिफाई चाहिए. सेम इज द केस हियर. यानी हम कोई ऐसी लाइन नहीं लगा सकते, हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्लासिफाई नहीं होगा, हम ऐसे लगाएंगे तो ये बच जाएगा. मतलब हम कहाँ लाइन लगाएं? सो वी नीड अ नॉन लीनियर क्लासिफायर जो इस तरह से क्लासिफाई. तो लीनियर क्लासिफिकेशन जाहिर है कि फेल भी होगी, राइट. अब जब हमें ये बात समझ आ जाती है तो स्कोरिंग फंक्शन को अप्लाई करना, अब आगे जो काम है वो सिर्फ एक कंप्यूटेशनल स्ट्रेटेजी. ठीक है. यानी अब जो हमारा आगे का काम है ना वो एक कंप्यूटेशनल स्ट्रेटेजी है जिससे हमने कुछ टेक्निक्स यूज करके अच्छी पहुंचना है कि हम सही जवाब दें. सो वी असाइन दी राइट लेबल्स. हमारे जो आंसर्स हैं वो ठीक है. जाहिर है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा स्कोरिंग फंक्शन, हमने यहाँ पे बात की थी कि हमारे पास दो फंक्शन है. तो पहला फंक्शन एक स्कोरिंग फंक्शन, और अभी तक हम स्कोरिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं. यानी जो हमारे पास डब्ल्यू एक्स प्लस बी है वो बेसिकली एक स्कोरिंग फंक्शन है. तो ये सारा काम जो हम कर रहे हैं ये डब्ल्यू एक्स प्लस बी की हद तक है. और आपने देख लिया कि डब्ल्यू एक्स प्लस बी कैसे कंप्यूट करता है. तो अब इसको मैंने फुल डेटा सेट पे रन किए. तो आप देखिए हमारे पास जो कैट, अगर हम तीन कैटेगरी देखें तो कैट के स्कोर्स आ रहे हैं, मतलब सॉरी, एरोप्लेन के स्कोर्स आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल के स्कोर्स आ रहे हैं. अब देखिए जो ये तो आपके पास सारा डेटा आ रहा है, और इन तीनों, इन 10 कैटेगरीज में आपके पास जो स्कोर्स आ रहे हैं वो ऊपर वाली कैटेगरीज के हैं. यानी एक्चुअल चीज एरोप्लेन है, और इस केस में कैट का स्कोर कितना है. या आप जिस तरह भी पढ़ सकते हैं कि एक्चुअल चीज बिल्ली है, कैट है, और स्कोर्स क्या है. तो कैट के केस में देखें कैट का स्कोर क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होना चाहिए. स्कोरिंग फंक्शन यही बताएगा ना कि विच स्कोर इज मैक्सिमम. लेकिन हम देखते हैं कि इधर जो स्कोर मैक्सिमम है वो
8.02 डॉग। सिमिलरली इधर कार का ऑटोमोबाइल का स्कोर होना चाहिए, और ऑटोमोबाइल का स्कोर यहाँ पे ऑटोमोबाइल का स्कोर सबसे ज्यादा है। दिस केस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, एंड दिस इज अगेन रॉन्ग, कि यहाँ पे तो फ्रॉग का स्कोर सबसे कम जा रहा है। तो पहली, अभी हमने लॉस फंक्शन की बात नहीं की, अभी स्कोर्स हमारे पहली दफा हमने रन किया और ये मैट्रिसेस को कंप्यूट किया, तो ये हमारे स्कोर्स आ गए। अब इन मैट्रिसेस को कंप्यूट करने में जाहिर है हमने कोई डब्ल्यू लिया होगा, और वो डब्ल्यू क्या है? तो पहली दफा जो हम डब्ल्यू लेंगे फर्स्ट टाइम, वो डब्ल्यू क्या होगा? दैट डब्ल्यू विल बी ए इनिशियलाइजेशन, यानी हम डब्ल्यू को इनिशियलाइज करें, एंड इट इज इनिशियलाइज्ड विद अ रैंडम नंबर्स। दैट इज व्हाई वी कॉल, आप ये लफ्ज सुनते हैं ना कि मॉडल्स को ट्रेन किया जा रहा है, तो ट्रेनिंग का ये मतलब, यानी आपने स्टार्ट किया और डब्ल्यू एक आपके पास आ गया। नाउ यू विल डू समथिंग, वो समथिंग अभी हम वी आर फाइंड आउट वेरी क्विकली, बट उस समथिंग के बाद वी हैव अनदर डब्ल्यू व्हिच इज एन इम्प्रूव, somehow an improved version of old W. Then we run another, again another version, another iteration, and we have another W. So इस तरह iteration करते 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 eventually we'll reach a desired W. And that desired W will is our trained model. आपको बात समझ आई आप दोनों? यस यस सर। सर। कि कितना अब आपको समझ आएगी, तो यू वुड फाइंड आउट कि जो जारगॉन आप सुनते हैं ट्रेनिंग वगैरह की, इट इज बेसिकली नॉट दैट डिफिकल्ट। सो हमारे पास ये डब्ल्यू, जो हमारा डिजायर्ड डब्ल्यू है, ये हमारा फाइनल ट्रेन मॉडल है। अब जब ये मॉडल ट्रेन हो जाता है, यानी दिस इज आवर ट्रेनिंग, तो हम इस ट्रेन मॉडल में डब्ल्यू को फिक्स कर देते। सो वी विल फिक्स दैट डब्ल्यू, एंड नाउ एनी न्यू इमेज will be multiplied with this W. A bias would be added, and we'll have the score and the loss. वो भी हम आगे देखते हैं। So in this case हमारे पास जो दूसरी चीज आती है, वो आती है कि जी हम how to measure the how to, पहला मतलब हमने दो काम करने हैं। पहला काम, जिसको मैं 2A कह रहा हूँ, वो है measure the unhappiness। 2A मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरा जो 1 था ना, वो था स्कोरिंग। आपने इस बड़ी बिग पिक्चर को याद रखना है कि हम कर क्या रहे हैं, इसलिए मैं बार बार इस पे वापस आता हूं। सो दिस इज आवर 1 एंड दिस इज आवर राइट। तो स्कोरिंग फंक्शन आपको समझ आ गया कि हमने स्कोरिंग में क्या किया है। हमने बेसिकली स्कोर्स ले लिए हैं और अब हमारे पास कुछ स्कोर्स आ गए हैं, बट हाउ नाउ क्वेश्चन इज कि हाउ टू इम्प्रूव दैट डब्ल्यू। सो वी हैव टू डू टू थिंग्स। फर्स्ट, सेकंड पार्ट में हमारे पास पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि हम मेजर करेंगे हमारी अनहैप्पीनेस। देखिए हम अनहैप्पी हैं ना, हम इससे भी अनहैप्पी हैं, इससे भी हम अनहैप्पी हैं, इससे भी अनहैप्पी हैं, इससे हम हैप्पी हैं। ठीक है, तो ये जो दो हमारी, हमने मतलब वी हैव टू डिसाइड कि हमारे पास अनहैप्पीनेस और हैप्पीनेस जो है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, आर वी हैप्पी और अनहैप्पी। सो हमें जाहिर है उसको किसी ना किसी तरह मैयर करना, right? So for that measurement we need to have another mathematical function which is a loss function, और उसका नाम loss function इसलिए रखा गया है कि it is measuring unhappiness और loss। देखिए स्कोर के अंदर ये सेंस छुपी भी है ना कि द स्कोर में हमेशा क्या होता है, द बिगर द बेटर। ये होता है ना, आप क्रिकेट में स्कोर करते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में आप स्कोर लेते हैं, तो जितना स्कोर ज्यादा होता है उतना आपका अच्छी बात होती है। तो स्कोरिंग फंक्शन का नाम स्कोरिंग फंक्शन इससे रखा गया ताकि हमें याद रहे कि इसमें जितना बड़ा नंबर आएगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, तो ये जितना बड़ा होगा उतना वी आर हैप्पी। लेकिन लॉस फंक्शन एक हैप्पीनेस का मेजरिंग का फंक्शन है, और तो हमने कहा है कि मेजरिंग नॉट दी मेजरिंग दी हैप्पीनेस बट मेजरिंग दी अनहैप्पीनेस। तो लैंग्वेज को इसलिए बड़ा ट्रिकी रखा गया है, ताकि वो बोलने में बहुत आसान लगे। और लॉस फंक्शन विल मेजर दी लॉस, एंड लॉस हैज टू बी, लॉस के साथ तो ये बात है ना कि लॉस शुड बी लेस, मतलब सिमेंटिकली मानवीय एतबार से हमें हमें समझ आ जाती है कि ये इन इन फंक्शंस के अंदर भी ये बात
छुपी हुई। सो फॉर पर्टिकुलर सेट ऑफ वेट्स विच मीन्स के गिवन अ डब्ल्यू, इसने लॉस को कंप्यूट करना है। सो इसका मतलब है कि लॉस फंक्शन के अंदर क्या चीज होगी, उसके अंदर पूरा स्कोरिंग फंक्शन होगा। यानी लॉस फंक्शन खुद भी एक फंक्शन है, एक स्कोरिंग फंक्शन का और फिर लेबल्स का, क्योंकि वो स्कोर्स लेगा और हमें बताएगा कि दिस आर दी स्कोर्स गुड और बैड। और ये बताने के लिए उसे एक्चुअल लेबल्स चाहिए होंगे, तभी वो बता सकेगा ना कि भाई इफ, अगर हम, वरना मैं कैसे बताता अगर ये कैट की पिक्चर यहाँ ना होती। सो दिस इज, वी नीड द लेबल्स एज वेल एज दी स्कोर्स। तो स्कोर्स कहाँ से आ रहे हैं, स्कोरिंग फंक्शन से आ रहे हैं, और लेबल मेरे पास पहले से मौजूद है। जब हमें अनहैप्पीनेस पता चल जाएगी तो फिर यही लॉस फंक्शन हम एक और काम के लिए भी यूज करेंगे, यानी इसी लॉस फंक्शन को हम ये चाहेंगे कि हमारी हैप्पीनेस मैक्सिमाइज। तो ये जबान मैंने इसलिए इस तरह लिखी है ताकि आपको वैसे याद हो। सो जब आप एक दफा अनहैप्पीनेस को मेजर कर लेंगे तो अब आप चाहेंगे कि अनहैप्पीनेस कम हो, बट दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज टू बी मैक्सिमाइज। मतलब हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने का मतलब है कि हम लॉस को मिनिमाइज करेंगे। तो एज लेसर द लॉस मोर हैप्पी वी आर। तो हम एक रैंडम डब्ल्यू से स्टार्ट करेंगे और फिर हम एक ऐसे डब्ल्यू तक पहुंचना चाहते हैं, एक ऐसा डब्ल्यू दैट मिनिमाइजेस दी लॉस। अब ये लॉस फंक्शन, इधर ये लॉस फंक्शन क्या था, एक स्कोरिंग फंक्शन और लेबल्स के साथ था। अब ये लॉस फंक्शन एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाए। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपने अगर ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी पढ़ी हो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, जिनको हम यूजुअली मिनिमाइज करते हैं ताकि हम मिनिमाइजर मिनिमा पे पहुंचे। और आपको याद है कि हम मिनिमा के लिए डेरिवेटिव्स लेते हैं, इतना तो आपको याद है। यानी हमें अगर एक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है और हमने उसके मिनिमम पे पहुंचना है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स से हम इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की इक्वेशन लेते हैं। लेट्स से ये 5x² माइनस 3x+6, और इसको फैक्टराइज करते हैं, इसके डेरिवेटिव लेते हैं, इसको डेरिवेटिव को d/dx को 0 के इक्वल रखते हैं, और हम इसके फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल रख के हम वी रीच दी मिनिमम। तो ये हम आगे देखेंगे, आई एम नॉट राइट नाउ, हम अभी इसको इधर इस जगह पे छोड़ते हैं बिकॉज ये बात अभी आगे डिटेल में डिस्कस होगी। बट यू शुड राइट नाउ, यू शुड नो कि ये दो फंक्शन ये कर, यानी ये मेरा लॉस को मेजर कर रहा है और फिर लॉस को मिनिमाइज कर रहा है। क्लियर, यहां तक बात क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आप दोनों? नो सर, ओके है। ओके है ना? आपको भी अब ठीक है, समझ आ गई है यूसुफ, या बहुत मुश्किल लग रहा है? नहीं नहीं सर, ओके। तो देखिए, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। थोड़ा सा ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट नॉट मच। लेकिन यू हैव टू रिवाइज इट एंड डू इट विद हैंड। तो अब हम एक टॉय प्रॉब्लम देखते हैं, वही जो हम जिस पे हम बात कर रहे थे। तीन ट्रेनिंग एग्जांपल ले लेते हैं, which means कि we have our data set just has three data. So we have an x1, x2 और x3। ये सिंपल प्रॉब्लम ले लिया ना। डेटा सेट में तो सी फार में 60,000 इमेज, वो हम कोड से ही कर सकते हैं, हाथ से नहीं कर सकते। तीन क्लासेस हैं हमारे पास। सो k इज इक्वल टू 3। शाबाश। अच्छा, हर x का हम कोई भी डायमेंशन होगी, इस वक्त हमने d4 ही लिया, राइट? तो अब अगर आप ये देखें तो हमारे पास जो लॉस फंक्शन है, हमारा मेन फंक्शन जो हमारा स्कोरिंग फंक्शन था, वो क्या था जी? वो था हमारा एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये इमेज डब्ल्यू और बी, और उनकी डायमेंशन अब आपको पता है। ये पूरे का पूरा फंक्शन यहां से उठा और इस लॉस फंक्शन के अंदर चला, क्योंकि ये क्या दे रहा है, ये बेसिकली एक स्केलर ही दे रहा है। जो स्केलर ये है, यानी वो स्कोर जो कैलकुलेट हुआ है, ये वो स्कोर ही तो दे रहा है। तो दैट मीन्स कि हम इस स्कोर को डायरेक्टली इधर एज इस फंक्शन में एक वेरिएबल के तौर पे यूज कर सकते हैं। दूसरा जो इस फंक्शन में यूज होना है वो लेबल्स है, और ये हमारे सारे हर किस्म का लेबल है। तो 1 हमारा फर्स्ट इमेज है, लेट्स से 2 हमारा सेकंड इमेज है, और 3 हमारा थर्ड इमेज है। तो वाई आई के केस में हमारे पास y1 फर्स्ट लेबल है, y2 सेकंड लेबल है, और y3
थर्ड लेवल, विच इज कैट, ऑटोमोबाइल एंड फ्रॉग। तो कैट को एज्यूमिंग 0 और वाई, ऑटोमोबाइल 1 और फ्रॉग इज 2। सो इसका मतलब है यहां भी हमारे पास एक स्केलर आ जाएगा और यहां भी हमारे पास एक स्केलर आ जाएगा, राइट। सो एज्यूमिंग यहाँ पे 3.2 स्कोर है, तो ये हमारे पास 3.2 स्कोर आ जाएगा, और ये हमारे पास वाई आई है। सो अगर ये फर्स्ट लेवल है तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 3.0 के ऊपर हम लॉस कैलकुलेट करेंगे फॉर आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट। अच्छा, जब हम तीनों एग्जाम्पल में रन कर लेंगे, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल भी कर लेंगे, सेकंड भी कर लेंगे और थर्ड भी कर लेंगे, तो हम उनको सम करेंगे और उनकी एवरेज ले लेंगे। सो हमारा आई जो है वो बेसिकली आई इज इक्वल टू 1 2 अप टू n, एंड n इज इक्वल टू ऑब्वियसली 3, क्योंकि इमेजेस भी हमने 3 लिए हुए हैं और लेबल्स भी 3। हमने सिंपल एग्जाम्पल लिए, लेकिन जाहिर है कि हम केस ऐसे हो सकता है ना, बहुत सी बिल्लियां हों तो लेबल तो फिर भी 3 रहेंगे, और बहुत सी गाड़ियां हों, बहुत से मेंढक। सो स्कोर हम लेंगे जेथ क्लास का, क्योंकि ये हो सकता है कि क्लासें जो है हमारे पास कम हो और डेटा ज्यादा हो, तो फिलहाल तो वो डेटा एक जितना चाहता है। सो जब आप इसको हाथ से करेंगे तो दिस ऑल दीज थिंग्स आई हैव कंप्यूटेड, मैंने आपको साइजेस भी बता दिए बी वाई के। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि यार आई क्या, आई का क्या मतलब है, जे का क्या मतलब। वेरिएबल्स कैन ऑब्वियसली चेंज एंड इट डज नॉट मैटर मच, बहुत आसान सी चीज। सो देर आर मेनी वेज टू क्वांटिफाई अनहैप्पीनेस। अब सवाल ये है कि एल क्या, क्योंकि देखिए हमने ये तो बता दिया कि एल इज अ फंक्शन ऑफ दीज टू थिंग्स, और इसके अंदर हमें मालूम है कि एफ भी हमने फैसला कर लिया था कि एफ इज डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ये वाला जो है। बट अब सवाल ये कि एल क्या, राइट। और डब्ल्यू एक्स प्लस बी का जो हमें आंसर मिल रहा है वो जे है, यानी टोटल हमारी जितनी भी एग्जांपल्स हैं स्कोरिंग वेक्टर में, जितने भी स्कोर्स निकले हैं, उनमें हमें पता चल रहा है कि हम उसको हमने एक और वेरिएबल से दे दिया है टू सिंप्लीफाई दिस, तो ताकि हमें याद रहे कि यार एल आई जो है वो एस जे डी, और एस जे वी नो के दिस इज यस, राइट। तो ये मैंने आपके नोट्स में ना दो बड़े तरीके से डिटेल में लिख दिया है, सो दैट आप नोट्स को आराम से पढ़ेंगे तो आपको पता चले। तो लॉस फंक्शन की बहुत सी चॉइसेस हैं, और हम अब सिर्फ दो चॉइसेस देखेंगे, राइट। सो पहली चॉइस ये है कि जी हम सपोर्ट वेक्टर मशीन का लॉस देखते हैं। सो एसवीएम इज कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर मशीन, राइट। और इसमें जो हम लॉस को यूज करते हैं नॉर्मली, उसको हिंज लॉस कहते हैं, राइट। और हिंज लॉस, आप इस इक्वेशन से बिल्कुल परेशान ना हो, कोई इतनी मुश्किल इक्वेशन नहीं है, अभी आप आगे देखेंगे। लेकिन अगर आप इसको थ्योराइज करना चाहते हो, इसको इसको ब्रॉडली देखना चाहते हो कि भाई इसका मतलब क्या है, ये हिंज लॉस बेसिकली कर क्या रहे हैं, राइट। तो हिंज लॉस की बड़ी सिंपल सा आइडिया है, और वो आइडिया ये है कि हम कुछ कोई ऐसा डेल्टा ऐड करना चाहते हैं जो स्कोर्स में, जिससे बड़े बड़े हम रहे, यानी हम अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मतलब उसको आप यूं कह लें कि लॉस हमारा ज्यादा होगा, अब हमें ये पता चल जाए कि आर वी डूइंग अ पुअर जॉब ऑफ क्लासिफाइंग द ट्रेनिंग डेटा। तो देखिए, अगर हम इफ वी आर डूइंग अ पुअर जॉब एट क्लासिफाइंग द ट्रेनिंग डेटा, दैट मीन्स आवर लॉस विल बी हाई and our loss will be low if we are doing very well on the training data. तो मल्टी क्लास एसवीएम लॉस जो है वो हमें ये बताता है कि एक ये मतलब एक ऐसा फंक्शन हमने डिजाइन करने की कोशिश की है कि जिसमें जो करेक्ट जो जो हमारी सही क्लास है, यानी जो हमारी करेक्ट क्लास है, उसका स्कोर इनकरेक्ट क्लास की निस्बत किसी थोड़े फैक्टर से ज्यादा हो। वो फैक्टर अभी हमने 1 रखा, यानी हमारी करेक्ट क्लास का स्कोर, करेक्ट क्लास का स्कोर कुछ ज्यादा हो, यानी करेक्ट क्लास के स्कोर में से जब हम इनकरेक्ट क्लास का स्कोर माइनस करें और प्लस कोई चीज करें डेल्टा, ठीक है, तो हमें लॉस मिले। तो ये हमने इधर इस एग्जांपल से भी दिखाया हुआ है कि जो हमारी करेक्ट क्लास है ना, वो काफी आगे रहे,
राइट। तो हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये जो बात हम कह रहे थे ये एक एग्जाम्पल से हमें भी क्लियर हो जाएगी। तो वी नीड टू सम ओवर ऑल दी क्लासेस, तब हमें पता चलेगा। तो देखिए हमारे पास, हमने पहला रन किया, हमारे पास ये स्कोर्स आ गए, यानी 3.2, 3.5.1, 1.7। हमने कैसे किया? हमने मैक्स लिया, क्योंकि हमारा ये फंक्शन क्या है, ये हमारा मैक्स का फंक्शन है भाई। इसका ये इक्वलेंट निकला। सो मैक्स क्या है? जीरो, और इसके बीच में क्या चीज बड़ी है? तो ये जीरो तभी बड़ा होगा ना अगर ये सारी की सारी चीज नेगेटिव होगी, तभी ये जीरो बड़ा होगा। एंड इफ इट इज पॉजिटिव, तो फिर ये आंसर आ जाएगा। मैक्स तो यही करेगा, और ये सारे मैक्स हमने सम करने। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। मैक्स, ये फंक्शन जीरो लगता है, जीरो कंपेयर्ड विद 5.1, राइट। तो हमारी ट्रू क्लास क्या है? ट्रू क्लास इज कैट, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं? हम 5.1 ले रहे हैं, 5.1 में से 3.2 को माइनस कर रहे हैं और प्लस कर रहे हैं, यानी हम हमेशा करेक्ट क्लास को अपनी जगह फिक्स करेंगे। सो वी आर बेसिकली फिक्सिंग दी करेक्ट क्लास। तो आपने ऊपर देखा, आपको पता चला कैट है, कैट का स्कोर क्या है? 3.2 है। यू फिक्स 3.2, एंड नाउ ऑल दी इनकरेक्ट क्लासेस के स्कोर को उसमें से आपने माइनस कर, 5.1 लिया, माइनस 3.2 कर दी, प्लस डेल्टा कर दिया, एंड डेल्टा इज बेसिकली राइट नाउ इट इज 1, कैन बी एनीथिंग एल्स, जितना भी आप अपने पास एक डिस्टेंस रखना चाहते हैं। तो 5.1 में से 3.2 माइनस हुआ, एंड द आंसर इज 2.9, राइट। तो इसका आंसर 2.9 आ गया। दूसरी क्लास ली, -1.7, उसमें से भी करेक्ट क्लास को माइनस किया, +1 किया, आंसर इज -3.9। व्हाट विल बी मैक्स? मैक्स विल बी 0। सो हमें 2.9 मिल गया। अब देखिए ये हो क्या रहा है? ये हो ये रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि देखिए -3.9 बन रहा था, इसका मतलब है ये स्कोर बहुत लेस था, ठीक। यानी करेक्ट क्लास से ये स्कोर का बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो हम चाहते हैं कि इसका डिस्टेंस, इतना बड़ा डिस्टेंस डिमिनिश हो जाए। दिस डिस्टेंस कार इज पॉजिटिव, राइट, ये पहले से पॉजिटिव। तो इस पे हम ज्यादा इफेक्ट डालना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए ये स्कोर बड़ा है, ये पहले ही बड़ा है। होगा क्या कि ये स्कोर आइडियली, तो आपके पास ये इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन हो रही है कार की, तो अगर आप इसका इफेक्ट को खत्म नहीं करेंगे तो इवेंचुअली कार की तरफ डब्ल्यूज जो है वो कार की तरफ मूव करने लग जाए, तो आपके डब्ल्यू का जो मॉडल। तो आप ये चाहते हैं कि जो जो आपके बड़ा स्कोर आ रहा है आपके एक्चुअल स्कोर से, उसका इफेक्ट तो आप यहाँ पे लॉस की तरफ लेके जाएं, क्योंकि ये लॉसेस कैलकुलेट हो रही है, और आपका मकसद है इनको मिनिमाइज करना। याद रखिए, यानी ये याद रखें कि आप बेसिकली लॉस को, यहाँ पे आप लॉस को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो अगर आप लॉस कोई नजर आएगा तो वो मिनिमाइज होगा। तो 5.1 वाले को आप ज्यादा फैक्टर देना चाहते हैं, और जो आपकी क्लास पहले ही लो जा रही है उसको आप उधर ही रखना चाहते हैं, ताकि आपका मॉडल ओवरफिट भी ना हो। क्लियर? एक और देखते हैं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। अब इसमें सबसे ज्यादा बड़ा, इसमें कौन सी क्लास ट्रू क्लास है? बताएं फैसल, ट्रू क्लास कौन सी है? सेकंड एग्जांपल, 4.9 सर, 4.9। 4.9 है। इसका मतलब है आंसर पहले ही ठीक है, यानी स्कोरिंग फंक्शन पहले ही 4.9 पे रुका हुआ है। इसका मतलब है हम चाहते हैं कि 1.3 और 2.0, इसकी वजह से कोई लॉस ना आए, ये इसके साथ ही आसपास ही रहे। तो आप देखें, हम जब मैथ्स करते हैं तो जब हम 1.3 और 2.0 दोनों को 4.9 के साथ करते हैं तो दोनों का ही आंसर माइनस में आता है, एंड दिस इफेक्ट इज 0। इन द थर्ड केस हमारे पास, देखिए जो ट्रू क्लास आ रही है फ्रॉग की है, और ये क्लास का स्कोर बहुत ही खराब है, यानी वी आर वेरी वेरी अनहैप्पी विद दिस। यस सर, माइनस में। हाँ, माइनस में ना, तो देखें हम चाहते हैं कि ये पॉजिटिव की तरफ पुश हो। सो दिस hinge loss is a way to push us towards
हैप्पीनेस। ठीक है, अब ये देखिए क्या करेगा, चूंकि ये माइनस में है, हमने फिर इनकरेक्ट क्लास से, ये तो फिक्स फंक्शन है, तो ये डिजाइन ऐसे हुआ है कि जब हम 2.2 में से माइनस करते हैं -3.1, बिकॉज इट इज वेरी लो, वो पहले से ही नेगेटिव में है, प्लस होता है उसमें, फिर मजीद +1 होता है, तो वी रीच 6.3, और दूसरे केस में भी हम 6.6 पे आते हैं, सो ये लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये फंक्शन हमारा, यानी हमें, दिस इज नॉट, सॉरी, दिस इज नॉट पुशिंग अस टुवर्ड्स हैप्पीनेस, रादर इट इज प्रिपेयरिंग अस कि वी आर एबल टू पुश आवरसेल्व्स टुवर्ड्स हैप्पीनेस। तो जब ये हमारी अनहैप्पीनेस को अच्छी तरह क्वांटिफाई कर देता है, क्वांटिफाई द अनहैप्पीनेस, ठीक है, तो जब हमें पता चल जाएगा यार हम कितने अनहैप्पी हैं, तभी वी आर एबल टू मूव टुवर्ड्स हैप्पीनेस। तो इसलिए मैंने ये मेटाफोर हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का यूज, राइट। आगे आप क्या करेंगे, देखें इधर तक हम पहुंचे थे, इधर इसके बाद जब ये सारे स्कोर सारे हमें मिल गए, इसके बाद आपने इनको सम किया, तो आपका 3 लॉसेस थे। देखिए इसकी वजह से कोई लॉस नहीं आ रहा, ये दोनों सम हुए, सम होके आपके पास जो एवरेज आई वो 5.27 थी। सो दिस इज योर समड अप लॉस। अब जाहिर है आपका मकसद क्या है, लॉस को टू मिनिमाइज लॉस। तो आप इस नए लॉस के साथ, यानी ये लॉस आप रखेंगे, एंड यू विल अगेन गिव इट अ रन विद अ डब्ल्यू विच रिड्यूसेस दिस लॉस। तो वो भी हम देखते हैं कि वो हम कोड में देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। तो अगर हमारे कार के स्कोर जरा से ज्यादा होते हैं तो फिर क्या होता, यानी अगर कार का स्कोर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, हल्का सा भी, तो हमने देखा कि इस कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर कार का स्कोर स्लाइट चेंज हो जाए, यानी 4.7 हो जाए, 4.6 हो जाए, ठीक है, 5.1 हो जाए, इस सारे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लॉस फंक्शन डिजाइन ऐसे होगा, तो ये इसकी डिजाइन फिलोसफी। मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या है, देखिए मिनिमम लॉस तो हमेशा 0 है ना, मैक्सिमम कितना जा सकता है, जी भाई, मैक्सिमम कितना जा सकता है, सर पैसा। पॉजिटिव में ही आएगा या हाँ तो पॉजिटिव में ही देखिए आएगा 1 टू मिनिमम तो पॉइंट? 0 है, मैक्सिमम कहीं भी जा सकता है, सो इट कैन गो टू इन्फिनिटी। क्योंकि देखिए एग्जैक्टली। डब्ल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब खराब तरीन भी हो सकता है। तो जब भी आप, क्योंकि आपने डब्ल्यू तो इनिशियलाइज किया रैंडमली, अब ये तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा कि उसका मैक्सिमम लॉस क्या है। तो आपको ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि ये सारा काम आप याद रखें हमने कोड में करता है इनिशियलाइजेशन के वक्त, इसीलिए हम डब्ल्यू को बहुत छोटा रखते हैं। अगर मतलब हम, क्योंकि वी आर कोडिंग, बेसिकली दिस इज हैपनिंग इन दी कोड। डीप लर्निंग का यही इंटरेस्टिंग बात है कि वी आर नॉट डूइंग इट विद हैंड, ना ही इसमें कोई रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस और कोई मीटर्स लगे हैं, यानी ऐसी चीजें लगी हुई हैं जो कि इक्विपमेंट के तरह हो या कोई डिजिटल डिवाइसेस हो, ऐसी बात नहीं। वी आर बेसिकली यूजिंग कंप्यूटर्स एंड यूजिंग कोड। तो जब आप कोड में काम कर रहे हैं तो आपके पास ये कंट्रोल है कि आप इनिशियलाइजेशन इतनी स्मॉल करें कि तो क्लोज टू 0 रहे। सो आई स्टॉप इट हेयर, और मैं दोबारा से मीटिंग आ रहा हूँ, आप लोग रीज्वाइन कर लें, राइट, क्योंकि अब हमारे पास, तो इस चूंकि हम ये सब कोड में कर रहे होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि डब्ल्यू बहुत स्मॉल रहे, ताकि तमाम स्कोर्स जो हमारे आ रहे हैं वो 0 के क्लोज हों। और अगर हम अगर ऐसा करें कि डब्ल्यू बहुत स्मॉल रखें और सारे एस जो हैं वो बहुत क्लोज हों, 0 के पास पास हों पॉइंट्स के अंदर, तो हमारा तकरीबन लॉस क्या होगा, नंबर ऑफ क्लासेस -1। वाई, बिकॉज अगर आप इस इक्वेशन को देखें और हमारे लॉस एज्यूम करें कि बहुत छोटे हैं, तो देखिए यहाँ पे तो 0 आएगा। अब ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं पॉइंट्स के अंदर, राइट, तो दीज आर ऑल क्लोज टू 0।
तो अगर इन सबको जीरो कर दें तो दिस विल ऑल बी इक्वल टू, ये सारे मैप्स जो हैं ये कहाँ कन्वर्ज हो जाएंगे, वन के ऊपर कन्वर्ज। ठीक है ना फैसल? क्योंकि ये जब बहुत छोटे होंगे तो ये आंसर, जब वन में प्लस होंगे तो इट विल बी समथिंग क्लोजर टू वन। ठीक है। और ये जब वन वन में प्लस होगा तो दिस विल बी इक्वल टू टू, यानी यहाँ पे ये टू के इक्वल आएगा। राइट, बिल्कुल ऐसे। जब हम सम करेंगे तो ये टू जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी थी, थ्री थी। तो ये हमेशा थ्री माइनस वन के ऊपर कन्वर्ज करे। ठीक है। जी सही है सर। तो हमारे पास ये एक अच्छा चेक होता है हमेशा, यानी इट इज यूज्ड एज अ गुड डीबगिंग स्ट्रेटजी इन कोड। क्योंकि जब हम कोड में डब्ल्यू को बहुत कम रख लेते हैं, यानी हम कोड में ऐसे लिखते हैं कि डब्ल्यू सारे जो है, डब्ल्यू की सारी वैल्यूज जो है ना वो जीरो जीरो के बहुत क्लोज हो, जीरो ना हो। क्योंकि जीरो करने से क्या होगा, अगर हम इसको बिल्कुल जीरो कर दें तो आप देखें ये मैट्रिक्स अगर सारी जीरोस कर दी जाए तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा और सिर्फ बायस ही आगे चली जाएगी। तो दिस वी डू नॉट वांट दिस। हम थोड़ा सा चाहते हैं कि वेरिएशन हो। तो दिस इज माय पॉइंट कि अगर आप बहुत छोटे डब्ल्यूज रखते हैं तो इट्स अ गुड डीबगिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि आपके पास अगर आंसर हमेशा नंबर ऑफ क्लासेस माइनस वन आ रहा है, यानी हमारे केस में अगर आंसर आपका नाइन आ रहा है आपके कोड में, तो इसका मतलब है कि आपके कोड सारे ठीक है। यानी आपने देखिए ये कोड भी ठीक किया हुआ है, आपने जो स्कोरिंग फंक्शन का कोड था, यानी ये भी देखिए आपने कोड में लिखना है, तो ये कोड भी ठीक है। और फिर जो आपका मिनिमाइजेशन हो रही है वो भी बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज माय पॉइंट कि अगर हम सारी क्लासेस के ऊपर सम करें तो लॉस हमेशा इंक्रीज कर जाएगा वन। क्योंकि अगर हम टू माइनस वन हमने किया था ना, नंबर ऑफ क्लासेस माइनस वन। ठीक है। तो अगर आप इधर देखें, आपने हमेशा जो क्लास ली वो क्या ली, मैथ्स किया सिर्फ और सिर्फ उन क्लासेस पे जो रॉन्ग थी, उनके अंदर से आपने राइट स्कोर्स को माइनस किया, यानी राइट क्लास को माइनस किया। अगर आप तीसरी अपनी बारी खुद भी ले लेते तो वो हमेशा वो वन में ही खत्म होती, क्योंकि वो अपने आप से माइनस होती, आंसर जीरो होता और आपके पास इधर वन आ जाता। तो अगर आप सारी क्लासेस पे करें तो कई लोग इस तरह भी क्लासीफायर डिजाइन करते हैं, तो इट इज द सेम क्लासीफायर बट स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि आप लॉस को एक से इंक्रीज कर दें। अगर हम इस फंक्शन को मैक्स को इस के ऊपर एक स्क्वायर लगा दें तो क्या होता है, एक डिफरेंट क्लासीफायर बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी चॉइस है, आप क्या एफ चूज करते हैं, वो तो आपने लीनियर एफ चूज किया। तो लीनियर फंक्शन भी बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे बहुत सारे हो सकते हैं, डिफरेंट डब्ल्यूज एंड डिफरेंट डीज। सेम इज द केस है, आप कोई फंक्शन ले सकते हैं, आप चाहे इसके ऊपर स्क्वायर ले लें, चाहे तो इसके ऊपर क्यूब ले लें। राइट, तो बट दिस इज नॉट अ लीनियर फंक्शन लॉस। राइट, तो टोटल मिला के तो ये एक लीनियर क्लासीफायर बनता है, बट लॉस इज डिफरेंट, इट कैन लॉस फंक्शन इट सेल्फ कैन बी नॉन। अब देखिए एल आई, अगर हम इसको कोड में करें तो हम एल आई वेक्टराइज लेंगे, उसको एक्स वाई और डब्ल्यू देंगे और हमारे पास स्कोर्स निकलेंगे। स्कोर्स के बाद हमने ये वो मार्जिन वाला फॉर्मूला बिल्ड किया है, मैक्स वाला, जीरो स्कोर माइनस स्कोर वाई प्लस वन। उसके बाद हमने मार्जिन लिए, जीरो को वेक्टर इनिशियलाइज किया है, लॉस सारे सम किए हैं, ठीक है, और रिटर्न कर। तो ये हमारा एक, इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का देखें 3-4 लाइनों के कोड में ये आराम से इम्प्लीमेंट हो जाता है। एज्यूमिंग हम एक ऐसा डब्ल्यू सोर्स ढूंढते हैं, ये भी एक इशू है कि जिसके लिए लॉस जीरो है, तो क्या ये डब्ल्यू यूनिक होगा? नहीं, ऐसे बहुत सारे डब्ल्यू हो सकते हैं। आप डब्ल्यू को टू से मल्टीप्लाई कर दें तब भी लॉस जीरो होगा, थ्री से कर दें भी लॉस जीरो होगा। एंड दिस इज द सेम थिंग, जैसे आप दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्स इज इक्वल टू, लेट्स अज्यूम, आप कहते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस थ्री, या आप यूं लिख लें y माइनस 2x इज इक्वल टू थ्री।
और आप इसको करते हैं लेट्स से 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। तो अगर आप एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं और आप तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाती है कोई ना कोई, तो अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू चेंज तो नहीं होती है ना, दे रिमेन दी सेम, क्योंकि इक्वेशंस आर लीनियर। यही तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है। सेम इज द केस है। आप डब्ल्यू को चेंज बेशक करते रहें, एल एल जीरो के लिए बहुत से ऐसे डब्ल्यू पॉसिबल हो सकते। सो इसमें भी लीनियरिटी की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपने डब्ल्यू को चेंज किया, ट्वाइस एज लार्ज कर दिया, 4.9 की जगह 2.8, 9.8 कर दिया, 1.3 की जगह 2.6 कर दिया, 2 की जगह 4 कर दिया, इट विल नॉट चेंज, आपके पास आंसर वही रहेगा। राइट, देन a little digression into machine learning, और वो ओवरफिटिंग। ठीक है, तो हमारे पास मॉडल प्रिडिक्शंस को ट्रेनिंग डेटा को मैच करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम हमारे मॉडल तो देखें मैच कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, और हमारे जो एक्चुअल कैटेगरीज हैं या एक्चुअल क्लासेस जो हैं वो ठीक नजर आना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही है ना? आपको आपको आवाज क्लियर आ रही है फैसल? जी सर, क्लियर आ रही है, बिल्कुल ओके। क्लियर। तो हमारे पास जब, लेकिन हमें ट्रेनिंग डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ट्रेनिंग डेटा पे तो हम लॉस मिनिमाइज कर लेंगे, लेकिन असली डब्ल्यू तब फिक्स होगा, बिकॉज मैं दोबारा ही बार बार बात कर रहा हूँ कि डब्ल्यू ही तो हमारा मॉडल है। तो वील रीच अ गुड डब्ल्यू जब हमारा टेस्ट डेटा पे भी रिजल्ट ठीक आएगा। तो वी शुड रिमेम्बर दिस। हम ये नहीं कर सकते कि अगर हमारे पास, हम अगर हम ये लाइन हमारा एक डब्ल्यू है, ये जो लाइन इसके ऊपर मूव कर रही है, और ये जो हमारे डॉट्स हैं ये हमारा डेटा है, तो हम ऐसी लाइन बनाएं जो एक नॉन लीनियर लाइन हो और परफेक्टली डेटा के ऊपर चढ़। हमें ऐसी लाइन बनानी है जो ऐसे जा रही, लीनियर। पहली बात तो ये कि वो लीनियर है। दूसरा ये कि हम अगर ऐसा करेंगे कि उसको ओवरफिट कर देंगे, तो फिर किसी और डेटा के ऊपर वो नहीं चलेगी। ये लाइन अगर हमने एक फिक्स की है, हो सकता है ये हमारे पॉइंट्स के ऊपर से एग्जैक्टली ना गुजर रही, लेकिन हमें it should not exactly match the training data. It does not matter. The only thing that matters is that it works well on the test data. तो देखिए आपने 3 नए पॉइंट डाले, और जब आप टेस्ट डेटा डालते हैं, नाउ दिस इज योर टेस्ट डेटा एंड दिस इज योर ट्रेनिंग डेटा। तो ट्रेनिंग डेटा पे तो मॉडल बहुत जबरदस्त है, दिस इज योर मॉडल, बट टेस्ट डेटा के ऊपर वो फेल करता है, सारा टेस्ट डेटा से बाहर बाहर गुजर। So the a good model is it fits the test data। ठीक है, तो ये हमारा लॉस होगा। और ओकैम्स रेजर आपको पता है कि इट इज दी यूजुअली दी सिंपलेस्ट solution। So we should not have a too complicated model, because this model is very complicated, ये जो ब्लू लाइन में जा रहा है, and this is a very simple model, and simple model would work better than the complex model। अब इसके लिए क्या किया जाए कि हमारे पास ये काम ना हो, यानी हाउ टू अवॉइड ओवरफिट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लॉस इतना मिनिमाइज भी ना हो जाए इस, ये हमारा लॉस फंक्शन था ना यहाँ। तो लॉस इतना मिनिमाइज हो गया और बिल्कुल परफेक्ट हो गया ट्रेनिंग डेटा पे, और आपके पास एक डब्ल्यू आ गया, लेकिन अब जब आपने इसे टेस्ट डेटा पे चलाया तो रिजल्ट एक्यूरेसी बहुत खराब रहे। अब हम चाहते हैं कि इसलिए इस फंक्शन में कोई और एक टर्म ऐड की जाए जो मॉडल को सिंप्लीफाई कर दे, सो दैट इट वर्क्स ऑन दी टेस्ट डेटा। आगे बात समझ। सो ये टर्म जो है हम एक ऐड करना चाहते हैं। ये टर्म कई किस्म की हो सकती है, और इस पे जाहिर है बहुत सी रिसर्च है, हम बहुत डीप इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि
कॉमनली देखें रेगुलराइजेशन का जो टर्म है वो RW इस तरह भी आती है, यानी हम वेट मैट्रिक्स जो रिजल्ट निकला है उसका स्क्वायर उसमें ऐड कर देते हैं, यानी हम वेट मैट्रिक्स को बेसिकली नज कर रहे होते हैं. सो इट इज नजिंग दी W वेट्स. नजिंग का क्या मतलब होता है? नजिंग का मतलब होता है कोहनी मारना, पुश करना, यानी वेट्स को थोड़ा सा ऐसे पुश करना कि वो बहुत ज्यादा फिट ना हो. इसलिए रेगुलराइजेशन यूज होती है. और डिफरेंट किस्म के लॉसेस के साथ आप देखेंगे रेगुलराइजेशन टर्म डिफरेंट यूज होती है. और अगर आप इसकी एक एग्जांपल देखें तो आप देखेंगे अगर आप आपके पास एक्स एक डेटा था, आपने डब्ल्यू फिट किया, तो अगर आप देखिए ये आपने ये एक बड़ा ओवर फिटिंग किस्म की चीज, यानी सारे जीरो हैं और ये एक वन है, ये वेट मैट्रिक्स. अगर इसका स्क्वायर लें तो क्या आएगा? पानी आएगा. ठीक है. तो अगर हम इसको दूसरी तरफ अगर हम इसको W1 को ट्रांसपोज लें और x से मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज समथिंग क्लोजर टू दैट WX. तो हमने कहा ना वन डायमेंशनल में ये वही चीज. तो आप देखिए कि इन दोनों को डेटा से मल्टीप्लाई करके दिस इज आवर डेटा. आपके पास देखिए आंसर एक ही आ. सो इन बोथ केसेस, यानी ये आपका मॉडल ए है और ये आपका मॉडल बी. बोथ आर वर्किंग. जब डेटा से मल्टीप्लाई होते हैं तो एक ही रिजल्ट देते हैं. इसका मतलब है लॉसेस भी मोरलेस एक देंगे. तो हम चाहते हैं कि इनके अंदर एक ऐसी टर्म ऐड कर दें जो वेट्स का फंक्शन. सो आपका रेगुलराइजेशन का जो फंक्शन है वो सिर्फ W के ऊपर डिपेंडेंट होता है. और उस W के ऊपर वो इस तरह डिपेंडेंट होता है कि जो आपके आखिर में फिक्स वेट निकल आए, यानी सारा काम करने के बाद जो आपके वेट्स निकले हैं, उन वेट्स के साथ एक लैम्डा की टर्म यूज की जाए विच इज अ हाइपर पैरामीटर, और इसके साथ एक फंक्शन बनाया जाए रेगुलराइजेशन फंक्शन, जो W का कोई भी फंक्शन, एक सिंपल फंक्शन W को स्क्वायर करने. क्योंकि स्क्वायर करने से क्या होगा? अगर W बहुत बड़े बड़े हैं तो वो बड़े हो जाएंगे, अगर वो छोटे हैं तो वो छोटे हो जाएंगे. राइट. सो इसलिए आप देखेंगे वेट्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, यानी एक किस्म का W जो है एक यू कैन कॉल इट अ सॉर्ट ऑफ अ लो पास फिल्टर, यानी थोड़ी सी एवरेजिंग, कभी वो एवरेजिंग करेगा, कभी वो थोड़ा सा उसके अंदर एक फ्लैटनिंग ऐड करेगा. तो इस पे इसलिए रेगुलेशन पे लोग अभी देखिए इलास्टिक नेट है, इसमें लोग दो लॉसेस के साथ RW बनाते हैं, L1 प्लस L2 कर देते हैं. कभी लोग नॉर्म ले लेते हैं, ड्रॉप आउट्स ले लेते हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन, स्टोकेस्टिक डेप्थ, तो वेरियस वेज. और हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पे जब CNN में पहुंचेंगे तो हम फिर इसको दोबारा डिटेल में देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या करता है. ठीक है. तो मेरा ख्याल हम इस वाले सपोर्ट वेक्टर मशीन्स पे खत्म करते हैं. इस दफा क्लास इन पर्सन भी नहीं हुई, और फिर हम अगली दफा नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटीज के साथ सॉफ्ट मैक्स को इससे अगली दफा देखते हैं. और ताकि अगली दफा कोई क्वेश्चन है तो वो भी क्लियर हो जाए. और कोई अभी तक के उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बताने, फैसल हम बात कर लेते हैं उसमें. नहीं नहीं सर, अभी ओके, इंशाल्लाह ताला मैं रिवाइज करूंगा, तो अगर कोई confusion हुई तो आपसे चलो ठीक है जी. थैंक यू नेक्स्ट वेरी मच. लेक्चर में थैंक यू जी. थैंक यू.